फ्रेंड्स, आज हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री है कि 4 चैप्टर्स हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और इसी तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 4 आवर जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो आप ध्यान से उन लिंक्स की तरफ जाइए और आज हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, एक प्रोटीन्स हो गया और एक पार्ट है विटामिन्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो CxH2O है। दे कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। फिर से देख लो, जनरल फॉर्मूला इसका CxH2O है, CxH2O है और ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स इनको बोला जाता है। ठीक, अब इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे जिनको फर्दर सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आगे एग्जांपल आगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू दी सिंपलर यूनिट्स। ठीक, वहीं पर ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड which on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharide units, 2 to 10 monosaccharide units. For example, सुक्रोज हो गया, रेफिनोज। आपको ये याद करने पड़ेंगे। एज सच आपको फॉर्मूला देके याद नहीं, पता नहीं चलेगा कि भाई ये ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है या मोनोसेकेराइड है। आपको ये याद करना पड़ेगा। ओलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं which on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharides. For example, सुक्रोज, रेफिनोज। वहीं पर पॉलीसेकेराइड्स कौन से हैं? Which on hydrolysis gives many molecules of the monosaccharides. ये नेचुरल पॉलीमर के अंदर भी इनको बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हो जाए, सेल्यूलोज हो जाए, ये नेचुरल पॉलीमर भी कहते हैं। नेचुरल पॉलीमर का मतलब होता है जो मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर से बना होता है। थाउजेंड्स, 500, थाउजेंड्स ऐसे इतने सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। तो which on hydrolysis gives many molecules of monosaccharides, उन्हें बेसिकली क्या कहते हैं? स्टार्च या सेलुलोज कहते हैं। और मोनोसेकेराइड्स वो है जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता। जनरली 20 मोनोसेकेराइड के करीब हमें नोन है। ओलिगोसेकेराइड्स वो है जो ऑन हाइड्रोलिसिस 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज हो गया, रेफिनोज। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस 2 यूनिट्स देते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। रेफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस 3 यूनिट्स हमें देता है। पॉलीसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड, फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज। अब आप आगे देखिए कि मोनोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स में डिफरेंसेस। एक तो हमें पता ही है कि मोनोसेकेराइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता और पॉलीसेकेराइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज किया जा सकता है इनटू द मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स। और भी इनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस हैं। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं दे आर स्वीट शुगर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जैसे आपको पता ही है, दैट इज सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, दे आर सॉल्युबल इन दी वाटर। पॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च आपको पता है, इट इज टेस्टलेस, अमॉर्फस सॉलिड होती है एंड इट इज इनसॉल्युबल इन दी वाटर होती है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस हमें पूछा जाए। फिर एक और डिफरेंस आता है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिसमें कि जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है, जो मोनोसेकेराइड्स के अंदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है, अगर ये एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री रहता है तो उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जैसे अगर एक डाइसेकेराइड बनता है तो डाइसेकेराइड तभी बनता है अगर एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से बॉन्ड बनाता है। तो जब वो बॉन्ड बनाता है तो अगर उसका वो एल्डिहाइडिक ग्रुप ही बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाता है तो या कीटोनिक ग्रुप भी चला जाता है और दोनों में से किसी का भी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं है तो वो उस केस में नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। पर वहीं पर अगर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप दोनों में से किसी एक का भी फ्री होता है तो उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। दूसरी बात, आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड टॉलरेंस या फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देते हैं, पर मैंने यहाँ पे लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। वजह ये होती है कि टॉलरेंस और फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहने का मतलब कीटोन के साथ वाली कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है
तो वो भी टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। इसीलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये याद रखना, क्योंकि दोनों ही टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो एल्डिहाइड है, पर फ्रक्टोज होती है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक फॉर्मिक एसिड भी है, वो भी टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो कार्बोक्सिलिक्स विद फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो है वो रिड्यूसिंग होते हैं। दे आर रिड्यूस्ड बाय फेलिंग एंड टॉलेंस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये तो मोनोसैकेराइड्स हो गए, और डाइसैकेराइड्स में मल्टोज आ जाता है, तो ये रिड्यूसिंग है। अब नॉन रिड्यूसिंग वो हो गए when reducing group is bonded, that यानी कि एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो है वो बॉन्डेड हो एंड इट इज नॉट फ्री, देन इट विल बिकम नॉन रिड्यूसिंग। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, इसमें नॉन रिड्यूसिंग है एंड डज नॉट गिव दी टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये डिफरेंस हो जाता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। और जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। उसे एक ऑक्साइड बॉन्ड होता है और उस ऑक्साइड बॉन्ड को बेसिकली क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस कहते हैं। ये जैसे हम आगे मोनोसैकेराइड्स को दूसरे मोनोसैकेराइड से बॉन्ड बनाएंगे तो उसे हम बात करेंगे। तो दो मोनोसैकेराइड्स जो आपस में बॉन्ड बना के डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, तो उन मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ऑक्साइड लिंकेजेस कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट में अब हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। जो मोनोसैकेराइड्स हमने पढ़ने हैं वो ग्लूकोज पढ़ना है और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है। ग्लूकोज की हमने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करना है, पर फ्रक्टोज के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। हमने बेसिकली ये दो ही मोनोसैकेराइड्स हैं जो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो सबसे पहले इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एक तो सुक्रोज है C12H22O11, जिसका अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज जो होता है कीटोन होता है। जब हम आगे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। पर मैं फिर से रिपीट कर दूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऑल्दो फ्रक्टोज कीटोन है, पर वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है। हेक्सोज क्योंकि ये 6 कार्बन है। ठीक है, एल्डो इसलिए क्योंकि ये एल्डिहाइड है। अब स्टार्च है, स्टार्च का क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है C6H10O5N। तो इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस करा तो हमारे पास N यूनिट ग्लूकोज के मिलते हैं, और यही बात हम सेलुलोज के लिए भी बोल सकते हैं। अब हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर करनी है। ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इस पे ऊपर आपको डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता चला कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन है। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। आपने आइसोमर्स तो पढ़े हैं भाई, 6 कार्बन की चेन है, हम रिंग भी बना सकते हैं उसके अंदर, हम उसे ब्रांच भी बना सकते हैं। ठीक है, पर हमें स्ट्रेट चेन कैसे पता चला, तो इसके डिफरेंट कंफर्मेशन टेस्ट है। जैसे आप कहोगे कि जब HI के साथ हीट करा गया तो हमें हेक्सेन मिली। हेक्सेन मिलने का मतलब ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या है, स्ट्रेट चेन था। ठीक है, तो दूसरी तरह से क्वेश्चन ये आएगा कि ग्लूकोज को HI के साथ हीट करा तो राइट डाउन दी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्लूकोज को HI के साथ हीट करोगे तो N हेक्सेन बनेगी, स्ट्रेट चेन। अगर ग्लूकोज को हमने हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट कराया तो हमें ऑक्साइन बनता है। ये बेसिकली टेस्ट किस चीज का होता है, इससे पता चल जाता है कि कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है। पर आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड। इससे ये नहीं कंफर्म हुआ था कि इसमें एल्डिहाइड है, क्योंकि हाइड्रोक्सिलामीन से तो कीटोन भी रिएक्ट करते हैं। अब रिएक्ट कैसे करते हैं, जैसे ये CHO है तो CHO एल्डिहाइड का ये टेस्ट होता है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ये है, देते हैं C डबल बॉन्ड O है तो ये इसका ऑक्सीजन जाएगी और इसका H2 जाएगा, तो C डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा। तो CH वैसे का वैसे हुआ, डबल बॉन्ड NOH। तो इस फंक्शन ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑक्साइन। और ये टेस्ट अल्कोहल देते नहीं है, पर ये टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन देता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे पता चला, तो ये टेस्ट वो नहीं है। आगे HCN साइनोहाइड्रिन, ये हमने पढ़ा हुआ है। एल्डिहाइड को HCN से रिएक्ट कराओगे तो C डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, CN। तो CH में जो C डबल बॉन्ड O है सिंगल हो गया, एक OH ग्रुप आ जाएगा और एक
Cn आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे होती है ना, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे हुई तो O पे माइनस, तो इस पे H प्लस आ गया, और इस पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल Cn। एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइनोहाइड्रिन में, और बाकी सारी चेन वैसे के वैसे ही हो गई। ठीक है, अब हम इसके बाकी रिएक्शन कर रहे हैं। अब आप फिर से देखिए कंप्लीट प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की। देखिए अब आप कि ग्लूकोज में ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ठीक है, ये आपको ग्रुप फंक्शन ग्रुप इसका समझ आ रहा है। ये पहली कार्बन ही इसके एल्डिहाइड है, और इसमें ये 5 ग्रुप क्या है, इसमें अल्कोहल है, जिसमें ये 2 डिग्री अल्कोहल है और एक 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम इसे HI के साथ हीट करते हैं तो उस केस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनहेक्सेन। इससे हमें ये पता चलता है, इस टेस्ट के 2 मायने हैं। पहला ये पता चलता है HI से रिएक्ट करने पे बनता क्या है। दूसरी बात, अगर आपको ये पूछा जाए कि एल्डिहाइड जो है, जो ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है, तो आप उसका टेस्ट बताते हो, क्या बताते हो, HI, कि HI से रिएक्ट करने पे हमें क्या मिला, स्ट्रेट चेन मिली, एन-हेक्सेन बना। ठीक है, फिर हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH से रिएक्ट करने पे ऑक्साइन बना। पर इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। या दूसरा आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट करने पे ग्लूकोज से क्या प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का O ग्रुप जाता है और हाइड्रोक्सिलामीन का ये नाइट्रोजन के साथ लगे हुए 2H, तो C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, इसे ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर हम HCN से रिएक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी, तो C डबल बॉन्ड O जो है वो C सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा और CN आ जाएगा। ठीक है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है, C डबल बॉन्ड O OH आ जाएगा और साथ में Cn माइनस इसको बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये साइनोहाइड्रिन फॉर्म करा। अब देखो, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड जो है फर्दर क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज। ये टेस्ट कंफर्म करता है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड। ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आसानी से कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, एल्डिहाइड सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। तो ये टेस्ट कंफर्म करता है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इन इट, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। वहीं पर अगर हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, साथ में 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये जो बनेगा, जो दोनों एंड पे कार्बोक्सिलिक है और बीच में CHOH है, इसे सैकेरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकेरिक एसिड। तो अगर आप ग्लूकोनिक एसिड को भी नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो भी सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये टेस्ट कंफर्म करता है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 1 डिग्री अल्कोहल। अगला देखो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे तो अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर। तो 5 एस्टर बनेंगे, दैट शोज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 5 अल्कोहल। पेंटा एसिटेट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो OH है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो OH है इसका H जाएगा, ध्यान से देख लो, यहाँ पे इसका H चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे O से क्या कर गया, बॉन्डेड हो गया। ठीक है, O ये कार्बोनिल ग्रुप से बॉन्डेड हो जाता है। इसमें लिविंग ग्रुप जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, जैसे ये अल्कोहल है, ठीक है, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो O ने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल से शेयर करे तो यहां से बॉन्ड डिसोसिएट होता है, तो ये पूरा एसिटेट आयन और इसका H प्लस आयन। तो बेसिकली लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड लिविंग ग्रुप हो जाता है, और O का बॉन्ड किससे बन जाएगा, कार्बोनिल से। तो O का कार्बोनिल से पीछे की चेन है सच, तो ये एसिटेट आ गया। आपको समझ आ गई बात। तो पेंटा एसिटेट फॉर्म करता है। तो ध्यान से देख लो, ये 1 2 3 4 5 और 6 रिएक्शंस हैं ग्लूकोज के जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों टेस्ट बताते हैं कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है, ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन। HI ये बताता है कि ये स्ट्रेट चेन हो सकती है, और ब्रोमीन वाटर से पता चलता है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे ये बनता है ग्लूकोनिक एसिड। और अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा, और जो एसिड बनेगा उसे हम कहेंगे सैकेरिक एसिड। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड से हमें ये पता चलता है इसमें 5 अल्कोहल है और पेंटा एसिटेट बनता है। ठीक है, अब आपको ये रिएक्शन समझ आ गए। ठीक,
अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन। ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होती हैं और उनका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है। अगर हम बात करें डी प्लस ग्लूकोज की, तो उस केस में ध्यान से देखो, यहाँ पे ये टोटल 6 कार्बन है। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई हैं, जैसे 1 2 3 4, इसका मतलब ये 4 कायरल सेंटर है इसके पास। ये पहली एल्डिहाइड हो गई, आखिरी CH2OH, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। अब इसका स्पेशल अरेंजमेंट आपको ऐसे ही याद रखना है। जैसे अगर मेरे को याद करने की आप बात करो तो मैंने यहाँ से लास्ट से याद किया हुआ है कि हाँ भाई HOH HOH, ये दोनों OH राइट साइड पे है और उसके बाद दोनों OH सेम साइड पे आ गए, फिर HOH हो गया और HOH, इधर H आ गया, OH OH दोनों इधर, फिर H इधर हो गया और फिर ये OH H हो गया। ध्यान से देखो, CH2OH से ऊपर दोनों तरफ HOH HOH हो गया ये, फिर OH H HOH, ऊपर वाले दो उलट गए। ठीक है ये चीज। अब ये प्लस साइन का मतलब होता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर रहा है। अब इसमें कैपिटल डी साइन का मतलब क्या है। कैपिटल डी साइन का मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरैल्डिहाइड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ग्लिसरैल्डिहाइड ये जो है ये इसमें ये वाली जो कार्बन है ये कायरल है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है। पहले इसमें जो ये कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्लिसरैल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में दी गई है। इस मॉलिक्यूल में जो लोएस्ट कायरल कार्बन है, ध्यान से देखो, लोएस्ट कायरल कार्बन इसको बोला जाता है, ये लास्ट वाली को। लोएस्ट कायरल कार्बन में अगर OH राइट साइड पे है और ग्लिसरैल्डिहाइड का भी OH राइट साइड पे है तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गई, तो इसे डी ग्लिसरैल्डिहाइड बोला जाएगा। ये कैपिटल डी बेसिकली ग्लिसरैल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन है इसकी लोएस्ट कायरल कार्बन की। और अगर आपने इसको L बनाना है, L प्लस ग्लूकोज बनाना है, तो OH को किधर ले जाओ, इधर लेफ्ट साइड पे। समझ आ गई बात। ये चीज फिर से देख लो, जो लोएस्ट कायरल कार्बन है जो कि ये वाली है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में OH राइट साइड पे है और ये जो प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड है इसका भी OH राइट साइड पे है, तो इसमें ये जो डी कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्लिसरैल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में दी गई है। आपको समझ आ गया। अगर इसको L बनाना है तो ग्लिसरैल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में जो लोएस्ट कायरल कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। और माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड कैसे बनता है, इसमें OH इधर की तरफ आ जाता है, HCHO CH2OH, ये हो जाता है माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड। तो माइनस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो L ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। और उसमें लोएस्ट कायरल कार्बन को की कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ चेंज करना है, बाकियों को चेंज करना नहीं है। आपको समझ आ गई बात ये थी कि इसे डी प्लस ग्लूकोज क्या क्या मतलब है। प्लस का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट साइड पर रोटेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और डी का मतलब ये है कि इसकी जो लोएस्ट कायरल कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरैल्डिहाइड है, प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड है। अब आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अब हम देखो, अब हम ग्लूकोज की डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से है, जैसे हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर करी थी, ठीक उसी तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर के भी ये साथ में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। अब कैसे पता चला कि हाँ भी इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है, तो देयर आर सर्टेन रिएक्शन जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के जो है जस्टिफाई नहीं होते। जैसे कि पहला पॉइंट देखो, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट जो होता है, अगर इसमें एल्डिहाइड का ग्रुप है तो 2,4-DNP टेस्ट ये डेफिनेटली देगा कंपाउंड, ठीक है, पर ये वो टेस्ट ये नहीं दे रहा। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा भाई हाँ भाई बताओ कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता चला कि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं साइक्लिक भी एग्जिस्ट कर रही है उसके साथ साथ। तो आप ये पॉइंट बताओगे कि ये 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP क्या था, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। जैसे ये फिनाइल हो गया, ये NH2 हो गया, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया नाइट्रो और ये फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो 2,4-DNP टेस्ट जो है उसको देना चाहिए, जो कि नहीं देता। सेकंड पॉइंट है, अगर पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का हमने बनाया था, जब 5 एस्टर बने थे पेंटा एसीटेट, तो एल्डिहाइड का ग्रुप फ्री हुआ, तो एल्डिहाइड का अगर ग्रुप फ्री हुआ तो उसको हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके ऑक्साइन बनाना चाहिए, बट इट डज नॉट फॉर्म दी
ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमीन। जो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज है, इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। ग्लूकोज जो है, it is found to exist in the two different form in the solid state, that is it is in the alpha form and बीटा फॉर्म, और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। इससे भी पता चलता है कि ग्लूकोज जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ साथ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी दो फॉर्म है, एक अल्फा फॉर्म है और बीटा फॉर्म है। अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस करते हैं। पहली बात तो आपको 6 मेंबर्ड का रिंग बनाना है। ध्यान से देख लो, आपको 6 मेंबर्ड का रिंग बनाना है, जिसमें यहाँ पे इस कॉर्नर पे ऑक्सीजन लगाया, उसके साथ वाली कार्बन, ये वाली जो कार्बन है इसे फर्स्ट कार्बन बोला जाता है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ हो गई, ठीक है। और 6th कार्बन ये बाहर होती है, रिंग से बाहर होती है, ठीक है। अब पहली कार्बन पे HOH है, मतलब H ऊपर की तरफ है, OH नीचे की तरफ है। ये आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन एज सच याद करनी है, बहुत आसान है। HOH HOH आपको बताया था, 2 कार्बन में HOH सेम साइड पे आता है, HOH HOH जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी था, ठीक है। लास्ट की दोनों कार्बन में H लेफ्ट साइड पे, OH राइट साइड पे, HOH HOH, ठीक है। फिर उसके बाद OH H था, तो ये वैसे ही है, HOH HOH हो गया, फिर OH H हो गया और फिर HOH हो गया ये। और 5वीं कार्बन के ऊपर चाहे आप अल्फा फॉर्म बनाओ या बीटा फॉर्म बनाओ, CH2OH ऊपर है और H नीचे की तरफ है, तो ये 5th हो गई और ये 6th हो गई। अब आप देखो यहाँ पे, ये अल्फा फॉर्म हो गई, ये बीटा फॉर्म है। अब अल्फा और बीटा फॉर्म में क्या अंतर है, देखें आप, इसमें जो ये वाली फर्स्ट कार्बन है और ये फर्स्ट कार्बन है, दोनों के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन HOH की डिफरेंट है। इसमें H ऊपर की तरफ है और OH, इसमें OH ऊपर की तरफ है, तो बस यही अंतर होता है। इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है HOH है, और इसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ऊपर है और H नीचे है, बस यही डिफरेंस है। तो ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है, आपको समझ आ गया। और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हो सकते हैं, समझ आ गई बात ये चीज, ठीक है। इन्हें अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बोला जाता है। और ये जो फर्स्ट कार्बन है जिसके अराउंड जो ये कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, इसे एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। और फर्स्ट कार्बन को और इनको आपस में बोलते हैं एनोमर्स। फिर से देखो, ये एनोमेरिक कार्बन हो गई, और इनको एक दूसरे के साथ क्या बोला जाता है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, एनोमर्स, which are having the different configuration around the first carbon. So alpha form and beta form are known as anomers, and they have different configuration around the first carbon. Alpha form में H ऊपर है, OH नीचे है, और बीटा फॉर्म में OH ऊपर है और H नीचे है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा इसे क्यों कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम। और डी की बात हम पहले ही कर चुके हैं, इसकी प्लस का मतलब भी हम कर चुके हैं। अब इसे ग्लूकोज तो ठीक है, अब पायरेनोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किससे मिलती है, पायरन से मिलती है। पायरन की स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग होता है ये, तो इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली किससे मिलती है, पायरन से। और पायरन बेसिकली क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है। आपको समझ आ गई बात ये चीज कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को पायरेनोज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भी 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, हैविंग ऑक्सीजन इन इट, तो इसीलिए इसे उससे कंपेयर किया जाता है। समझ आ गया बात। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आपस में क्या कहलाते हैं, एनोमर्स। और इसमें जो फर्स्ट कार्बन है जिसके अराउंड C1 कार्बन, उसे बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन, एनोमर्स। ये आपस में एनोमर्स है। और C1 कार्बन जिसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन इनकी डिफरेंट है, उसे एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है, ठीक है। और द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। अल्फा और बीटा फॉर्म जो है इसकी, वो बेसिकली अल्फा और बीटा फॉर्म जो है वो आपस में क्या रिलेशन है उनका, एनोमर्स है। और C1 कार्बन को क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, जिसके अराउंड इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है। और इसकी स्ट्रक्चर की जो रिजेम्बलेंस है वो किससे है, पायरन से है। और पायरन एक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। समझ आ गई बात ये चीज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में। अब आप ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, पर पहले उसके बारे में पढ़ लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो कि ग्लूकोज का है, C6H12O6। जितना डिटेल्स में हम फ्रक्टोज ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं,
कि उसके सारे रिएक्शन HI के साथ, उसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, उसका ब्रोमीन वाटर के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, वो हम इसके लिए फ्रक्टोज के लिए नहीं करते हैं। इसके लिए हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये दो बातें आनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सेकंड कार्बन इसकी कीटोन होती है। ठीक है, सो इट्स अ कीटोन, और वहीं पर ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज है, पर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब फिर से वहीं पे देखो, जैसे लास्ट कार्बन है ये CH2OH 1 डिग्री कार्बन है, उसमें भी थी, और उसके बाद जो ऊपर की ये जो दो कार्बन है उसमें भी HOH था, HOH था। मैं देखो पहले H बोल रही हूँ, फिर OH, HOH, HOH था, फिर उस कार्बन में भी OHH था, फिर वहां पे आ जाता था HOH। ठीक है, और उसके बाद एल्डिहाइड आता था, पर इसमें OHH के बाद क्या आएगा, कीटोन, फिर CH2OH आएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फ्रक्टोज की फिशर प्रोजेक्शन की स्ट्रक्चर, जिसमें 3 कायरल सेंटर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें माइनस साइन का मतलब है कि ये लीवोरोटेटरी है। ग्लूकोज जो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, तो इन्हें एनेंटियोमर्स नहीं बोलना, क्योंकि वो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ठीक, कैपिटल डी साइन, फिर से वही बात, इसकी लोएस्ट कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड जैसी है, OH ऑन दी राइट साइड, इसलिए कैपिटल डी है, और ये फ्रक्टोज हो गया। समझ आ गई बात। अब इसकी भी दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। ठीक है, अल्फा और बीटा फॉर्म कैसे बनाई गई है, अब इसमें ये जो इसकी लोएस्ट कायरल कार्बन है ये OH, ये वाली कार्बन का लोन पेयर जब यहाँ पे शेयर होता है तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, उसमें एल्डिहाइड वाली फर्स्ट कार्बन से शेयर होता है, तो उसमें 6 मेंबर बन जाता है। इसमें इस कार्बन का इससे होगा तो ये 5 मेंबर का रिंग बनेगा। तो सबसे पहले क्या करो, 5 मेंबर का रिंग ऐसे ड्रॉ कर दो जिसमें ऑक्सीजन सबसे ऊपर, उसके साथ वाली कार्बन फर्स्ट कार्बन नहीं है इस केस में। इस केस में जो साथ वाली कार्बन है वो ये है CH2OH। अगर CH2OH ऊपर है, OH नीचे है, जैसे उसमें HOH था, H ऊपर OH नीचे, इसमें CH2OH ऊपर है और OH नीचे है, OH नीचे है, तो ये हो गई अल्फा फॉर्म। और वहीं पर OH ऊपर है और CH2OH नीचे है, तो ये हो जाएगी बीटा फॉर्म। फिर से देख लो, उसमें फर्स्ट कार्बन जो थी उसमें HOH था, इसमें फर्स्ट कार्बन ही CH2OH है जो कि रिंग से बाहर है। ठीक है, CH2OH हो गया और OH नीचे की तरफ है तो अल्फा फॉर्म है, OH ऊपर की तरफ है तो बीटा फॉर्म है। ठीक है, ये चीज, और इस दोनों को आपस में अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म को क्या बोलेंगे, एनोमर्स। और इसमें C2 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, उसमें C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन थी। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से देखो, OHH, HOH और फिफ्थ कार्बन पे वही है, CH2OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो सेकंड कार्बन है रे O के साथ वाली जो कार्बन है वो फर्स्ट नहीं है, वो सेकंड कार्बन है, और उसमें अगर CH2OH ऊपर की तरफ है और OH नीचे की तरफ है तब वो अल्फा फॉर्म है, और OH ऊपर CH2OH नीचे हो गया तो वो बीटा फॉर्म हो जाती है। और थर्ड कार्बन पे OHH, फोर्थ HOH, फिफ्थ कार्बन में CH2OH एंड H कार्बन है। ये अल्फा डी फॉर्म हो गई, बीटा डी फॉर्म हो गई, क्योंकि इनमें सेकंड कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो एनोमर्स हो गई है। माइनस का मतलब लिवोरोटेटरी हो गई है। फ्रक्टोफ्यूरानोज इसे बोला जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर फ्यूरान से कंपेयर की जाती है, विच इज अ 5 मेंबर रिंग, और उसमें पायरन से कंपेयर किया जाता था क्योंकि वो 6 मेंबर रिंग था। ठीक है, उससे इनकी रिजेम्बलेंस है। तो आपको समझ आ गया, इसमें फ्रक्टोज के बारे में समझ आ गया। तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ी और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके 5 रिएक्शन पढ़े, फिर उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ी। इसी तरह से हमने फ्रक्टोज की ओपन चेन फिशर प्रोजेक्शन वाली स्ट्रक्चर पढ़ी है और साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ी है। ठीक है, ये चीज, अब इससे हमारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद शुरू होगा डाइसैकेराइड्स आएंगे और पॉलीसैकेराइड्स आएंगे। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस। इसको आप क्लिक कीजिए, इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुँच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का।
इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कर दिए गए हैं। फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।